हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने बेसिक टॉपिक्स जो थे इस चैप्टर के, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रेयरफ्रैक्शन, इसके कुछ बेसिक्स समझे थे। जैसे कि हमने लाइट की डेफिनेशन देख ली थी, उसके बाद में हमने रिफ्लेक्शन देखा था। क्या रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हमने कल क्या पढ़ी थी कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। उसके टाइप्स देखे, रेगुलर, डिफ्यूज्ड। उसके अलावा हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स करने के बाद और इसके अलावा हमने इमेजेस के बारे में भी देखा। हमने ये देखा कि रिफ्लेक्शन होने के बाद रेज आ रही है लाइट की, सरफेस को स्ट्राइक कर रही है। स्ट्राइक करने के बाद जहाँ पर वो रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, वहाँ पर हम बोल रहे थे कि उधर इमेज बनेगी। तो इमेज का पोजीशन हम ऐसे पता करेंगे रे डायग्राम्स में। ठीक है, इसके अलावा हमने दो तरह की इमेज बोली, रियल और वर्चुअल। तो हम रियल और वर्चुअल इमेज को कैसे पहचानेंगे डायग्राम जो हम ड्रॉ करेंगे उस टाइम पे। तो हमने ये बोला, अगर रिफ्लेक्टेड रेज ऑटोमेटिकली अपने आप से बिना कुछ प्रोड्यूस किए अपने आप से कहीं पॉइंट पर मीट कर रही है तो हम बोल रहे हैं कि रियल इमेज बन रही है। इसके अलावा अगर लाइट रेज अपने आप मीट नहीं कर रही, मतलब आपको उसको प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, जैसे जैसे आप आगे लेके जा रहे हो वो बढ़ती जा रही है, तो वो मीट कर ही नहीं रही है, तो आपको उसको ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोड्यूस करके मीट करवाना पड़ रहा है या इंटरसेक्ट करवाना पड़ रहा है, तो हमने बोला कि वहाँ बनेगा वर्चुअल इमेज। तो अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग को डिफरेंट टाइप के मिरर्स में देखना है। कल हमने मिरर्स के टाइप देख लिए थे। मिरर्स में हमने एक प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर देखा था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्लेन मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रे डायग्राम देखेंगे इसका हम। उसके साथ में हम लोग को इमेज जो बनेगी, इमेज की प्रॉपर्टीज देखनी है। तो ये इमेज की 3 फिक्स प्रॉपर्टीज है जो हर टाइप के मिरर में हम देखेंगे। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज क्या रहेगी? पहला, साइज। साइज क्या है? कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है उसके कंपेयर में इमेज का साइज कितना है। दूसरा हम लोग को देखना है नेचर। नेचर यानी इमेज जो है वो रियल बनी है या वर्चुअल बनी है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है। ठीक है, तीसरा उसका डिस्टेंस कितना है, मिरर से कितने डिस्टेंस पर इमेज बनी है, ये हमें देखनी है। ठीक है, अब देखिए प्लेन मिरर के अंदर जो है डिस्टेंस की जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर प्लेन मिरर को देखिए ऐसे ड्रॉ करेंगे। मैंने कल ही बताया था कि मिरर्स मतलब क्या है, एक ग्लास का पीस है, उसके एक तरफ सिल्वरिंग कर दी जाएगी और दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन होगा। मतलब दूसरी तरफ हम लोग क्या रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, उससे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये हमारा मिरर है, ये करिए सिल्वरिंग। ठीक है, और यहां हमने रखा है हमारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है, इस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे रही हूं ए बी। ठीक है, तो हमें देखना है कि इससे रिफ्लेक्शन कैसे होगा। तो कोई भी मैंने 2 रेज ना यहां पर इस ऑब्जेक्ट से मैंने ऐसे भेज दी। ये पहली रे और ये दूसरी रे। कहीं पर भी भेज सकते हो आप, रे डायग्राम में जरूरी नहीं है ऐसे ही आप ऊपर ले जाओ, जहां पर भी आपको सही लगे। अब क्या करना है आपको, ये आपको पता है रेज अगर आई है किसी सरफेस के ऊपर तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट जब करेगी तो आप रैंडमली रिफ्लेक्ट नहीं करवा सकते उसको। आपने जो 2 लॉज पढ़े थे उन लॉज को ध्यान में रख के आपको रिफ्लेक्ट करवाना है। लॉज क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो दोनों हमेशा इक्वल होंगे। तो वो एंगल दिखाने के लिए पहले हमें नॉर्मल दिखाना पड़ेगा। तो दोनों रेस पे जरा नॉर्मल देख लो आप कैसे है। ये इन दोनों के लिए नॉर्मल है। ठीक है, अभी देखो इसके हिसाब से रेज जो है वो कैसे जाएगी। मतलब ये तुम्हारा, इस रे की बात अगर मैं करूं, ये तुम्हारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना जरूरी है। तो इसको मैं ऐसे रिफ्लेक्ट करवा रही हूं। ठीक है, सेकंड रे की बात करें, अंदाजा लगाना है आपको। आपको बस ये देखना है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए। तो उसके हिसाब से अंदाज लगा के मैंने ये रे को रिफ्लेक्ट करवा दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा आप बना दो, इतना तो आपको देख के पता चलेगा कि थोड़ा इक्वल होना चाहिए। सेम मैं इसके अंदर कर रही हूँ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही मैं क्या करूंगी, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दूंगी। ठीक है, ये तो हो गया रे डायग्राम। अब हमको जो प्रॉपर्टीज लिखनी है, जो हमको 3 प्रॉपर्टीज लिखनी है, 3 प्रॉपर्टीज हमारी क्या क्या रहेगी। एक तो रहेगा साइज, दूसरा रहेगा नेचर, तीसरा रहेगा डिस्टेंस।
ये 3 प्रॉपर्टीज जो है वो हम इसके अंदर लिखेंगे। सबसे पहले बात साइज की करते हैं। पहली बात तो अगर अपने को इमेज को देखना है तो हमने क्या बोला, इमेज वहां बनेगी जहां पर रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो मीट कर रही हो। यहां पर कहीं रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है क्या? नहीं कर रही। देखिए आप, जैसे जैसे मैं इसको अगर पीछे और प्रोड्यूस भी करती जाऊं इस तरह से, तो भी ये रिफ्लेक्टेड रेज जो है वो एक दूसरे से दूर होती जाएंगी, वो मीट नहीं कर रही है। ठीक है, अगर वो मीट नहीं कर रही इसका मतलब ये तो फिक्स है कि ये रियल इमेज तो नहीं है, क्योंकि अगर रियल इमेज होती तो अपने आप से हमें मीट करती हुई दिखती, यहां नहीं हो रही है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। इसको मैं पीछे प्रोड्यूस कर रही हूं और इधर से इसको प्रोड्यूस कर रही हूं। इस पॉइंट पर आकर आपकी इमेज जो है वो बनेगी। ठीक है, ये तुम्हारी इमेज का है। यहां पर मैं इस इमेज को ऐसे नाम दे देती हूं मैं। अगर हमने ऑब्जेक्ट को नाम दिया ए बी, तो मैं इमेज को नाम दे रही हूं ए डैश बी डैश। ये था हमारा ऑब्जेक्ट, ये था हमारा इमेज। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया। अब आप देख रहे हो साइज की अगर मैं बात करूं, प्लेन मिरर के अंदर जितना ऑब्जेक्ट का साइज मतलब हाइट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का होगा हमेशा। आप एग्जाम्पल खुद देख लो, आप शीशे के सामने जब खड़े रहते हो, आप अपना फेस देख रहे हो या अपना हाथ को ऐसे दिखा रहे हो, जितना आपका हाथ का साइज है उतना ही वो मिरर के अंदर दिखाई देगा। तो साइज जो है वो हम क्या बोलेंगे, साइज की बात अगर हम करें तो हम लिखेंगे सेम साइज। ठीक है, साइज की अगर बात करें तो सेम साइज। अच्छा, हम साइज कंपेयर किससे कर रहे हैं, कंपेयर हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट से। सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकंड बात करें नेचर। नेचर मतलब क्या होता है, रियल या वर्चुअल। ठीक है, तो रियल वर्चुअल, यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि इमेज जो है वो आपकी वर्चुअल बन रही है। क्यों वर्चुअल बन रही है, क्योंकि रेज जो है वो अपने आप से मीट नहीं कर रही। ये अगर ऐसे होता कि ये रेज ऐसे कुछ जा रही होती रिफ्लेक्ट होने के बाद और किसी पॉइंट पर मिल रही होती अपने आप से, तो हम बोलते कि वो रियल इमेज है। पर वो मीट नहीं कर रही, हमको पीछे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन थी तो ऐसे, और उस डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमको इसको प्रोड्यूस करवाना पड़ा, इसलिए इसका नेचर जो है वो हम बोलेंगे वर्चुअल। अच्छा, नेचर भी दो होते हैं, एक तो रियल और वर्चुअल, ये तो हम बोलेंगे। इसके साथ में होता है इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट मतलब सीधा, जैसे मैं मिरर के सामने खड़ी हूं, मैं ऐसे खड़ी हूं तो मेरी इमेज भी ऐसे ही दिखाई दे रही है। ठीक है, और इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज जो है वो उल्टी बन जाए, मतलब सर नीचे पैर ऊपर ऐसी बन जाए, उसको हम बोलेंगे इन्वर्टेड। यहां पर मिरर के अंदर, प्लेन मिरर में आपकी इमेज उल्टी बनती है क्या? नहीं ना, आपकी इमेज बनती है स्ट्रेट, उसको हम बोलेंगे इरेक्ट। तो इमेज जो का नेचर जो है वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट। थर्ड जो चीज है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब मिरर से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, और कंपेयर किससे करेंगे हम, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्लेन मिरर के अंदर। जितना आप मिरर के सामने अगर आप ना देखो शीशे में अपने आप को, तो जितने दूर आप मिरर से खड़े हो, आपको मिरर के अंदर अपनी इमेज भी उतनी ही दूर दिखाई देती है। तो डिस्टेंस जो है वो भी सेम होता है। हाँ, और डिस्टेंस को हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, हमारा जो ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से हम मेजर कर रहे हैं, वो आपका रहेगा मिरर खुद। मिरर से कितने डिस्टेंस पर इमेज बनी है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, तो हम लिखेंगे सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपका प्लेन मिरर का है। देखो, प्लेन मिरर में आप लोगों को सिर्फ एक ही केस देखना था, क्योंकि एक केस आगे जो हम पढ़ोगे ना स्फेरिकल मिरर्स में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में भी सेम हम ऐसे रे डायग्राम्स बना के देखेंगे। वहां एक मिरर के अंदर कई सारे केसेस लेंगे, क्योंकि वहां क्या होगा ना, वहां डिस्टेंस के हिसाब से इमेज की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, ऑब्जेक्ट ये अगर तुम्हारा कोई स्फेरिकल मिरर है, मैं इस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट का रख रही हूँ तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, थोड़ा दूर रखूंगी तो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी, मतलब रियल की जगह वर्चुअल हो गई या कुछ और हो गया, इधर रखूंगी तो कुछ और होगी।
अलग अलग होगी तो आपका डिस्टेंस के हिसाब से केसेस जो हैं वो बहुत सारे बनते जाएंगे, जबकि प्लेन मिरर में ऐसा नहीं है। प्लेन मिरर में चाहे आप इधर खड़े हो, चाहे ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हो, चाहे यहाँ कितना भी डिस्टेंस पे रखा हो आपने, प्रॉपर्टीज यही रहने वाली है कि प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, साइज सेम होएगा, डिस्टेंस भी सेम होएगा, चाहे किसी भी पोजीशन पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा हो। ये क्लियर है? तो ये प्लेन मिरर का आपका रे डायग्राम है, उसकी इमेज की प्रॉपर्टीज है। अब जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। स्फेरिकल मिरर्स के अंदर अपन ने कल इतना देख लिया था कि स्फेरिकल मिरर्स के दो टाइप्स हैं, कॉनकेव मिरर्स और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर्स। देखिए अब स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, दो टाइप इसके हैं। आप उनको पहचाने कैसे, कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। देखिए पहली बात तो स्फेरिकल मिरर्स है क्या, एक ऐसा कुछ बॉल आपने लिया है, ग्लास का बॉल, हॉलो बॉल, मतलब अंदर से खोखला है, ठीक है, उसको मैं अगर ब्रेक कर दूं, उसका एक टुकड़ा ऐसे ले लूं, ठीक है, ये मेरा क्या है, मिरर है। अब हमने क्या बोला, मिरर्स में क्या होता है, ग्लास का टुकड़ा होता है, उसकी एक तरफ सिल्वरिंग होती है और दूसरी तरफ से रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ऑब्जेक्ट को आप रखोगे, है ना। तो वो वो जो आपका जो हम लोग करें ना सिल्वरिंग, उस सिल्वरिंग किस साइड में हमने किया है ना, उससे फर्क पड़ रहा है कि क्या वो कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये मान लो कि वो टुकड़ा है जो मैंने बोला, ग्लास का टुकड़ा, जो हमने एक ग्लास का हॉलो बॉल था उसमें से मैंने तोड़ के यहाँ रखा है। अब इस ग्लास के टुकड़े के अंदर अगर मैं बाहर की साइड, मतलब ये आउटर बल्ज्ड वाला कॉर्नर जो है, यहां पर अगर मैं सिल्वरिंग कर देती हूं इधर, तो ये बन जाता है कॉनकेव मिरर। जो आउटर बल्ज्ड पार्ट है, मतलब ऐसे आउटर बल्ज मतलब जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट है, उस पे अगर मैं सिल्वरिंग कर रही हूं तो वो बन जाएगा कॉनकेव मिरर। और यही अगर मैं उसी टुकड़े को वापस मैंने लिया और उसके इनर बल्ज्ड पार्ट में, अंदर के पार्ट के अंदर मैंने सिल्वरिंग कर दी, तो वो बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। एक बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में ये होता है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करने से कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं बनता है, सिल्वरिंग देखनी है आपको। आप जरा देखो, इसी को अगर मैं ऐसे करूं और सिल्वरिंग आउटर बल्ज में कर दूं, ये दोनों मिरर सेम है, दोनों के दोनों ही कॉनकेव है। क्यों है? क्योंकि इनके आउटर बल्ज्ड पार्ट में, मतलब बाहर निकला हुआ, आउटर की तरफ जो निकला हुआ पार्ट है, उधर मैंने सिल्वरिंग करी है, तो ये दोनों क्या है, कॉनकेव है। और इसके अंदर देखो मैंने क्या कर दिया, अंदर की तरफ सिल्वरिंग कर दी, और रिफ्लेक्शन कहां से होएगा, बाहर की तरफ से, ठीक है। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को इस तरह से आप लोग पहचानेंगे। आउटर बल्ज पार्ट में सिल्वरिंग की हुई हो तो कॉनकेव, और इनर बल्ज पार्ट में सिल्वरिंग की हुई हो तो उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। ये तो आपको पहचानने का तरीका है कि कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है। इसका अगर अपन रियल एग्जांपल ले, स्पून होती है, स्पून को अगर आप ऐसे देखो अंदर की तरफ से, ठीक है, तो उसमें अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो कौन सा है, कॉनकेव पार्ट। और ऐसे बाहर की तरफ से देखो आप, मतलब तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है? आपकी शक्ल आप अंदर की तरफ देखो स्पून में और एक बाहर की तरफ देखो, अंदर वाला कॉनकेव हो जाएगा, बाहर वाला कॉन्वेक्स हो जाएगा। क्लियर है? इन दोनों मिरर्स के जो हम लोग, जैसे प्लेन मिरर में हम लोगों ने रे डायग्राम देखा था, इन दोनों मिरर्स के भी हमें रे डायग्राम देखने हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारे टर्म्स हमें क्लियर करने जरूरी है। तो अभी जो हम करने जा रहे हैं वो है इनसे रिलेटेड कई सारे टर्म्स है, कई सारी डेफिनेशंस है जो हमें समझनी है। Definitions related to spherical mirrors. Spherical mirrors, ठीक है। Definitions एक्चुअली क्या है, इनके मिरर्स के ना कुछ नाम दे दिए गए हैं, मिरर्स के कुछ पॉइंट्स के, वो सारे हमको नाम देखने हैं, ठीक है। सबसे पहला जो नाम इसके अंदर आता है वो है पोल। मिरर अगर मैं कोई ले रही हूँ, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों की हम एक ही साथ बात कर रहे हैं।
अगर मैं कोई ले रही हूँ, आपको ये पता है स्फेरिकल मिरर जो है वो एक स्फेयर है, मतलब बॉल है, स्फेयर है ग्लास की, उसको हमने ब्रेक करके बनाया है ना। तो पोल क्या होगा, सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं पोल को। देखो अगर ये मिरर है, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, ये मैंने बनाया कॉनकेव और ये मैंने बना दिया कॉन्वेक्स, ठीक है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, इन मिरर का जो सेंटर होगा, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक मिरर है, इसके पूरा टुकड़ा, इस मिरर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। इसके लिए पोल ये रहेगा, इसके लिए पोल ये रहेगा। तो पोल की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ द मिरर, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सिंपल है ये तो। पोल सिर्फ मिरर का जो सेंटर होगा उसको हम बोल रहे हैं पोल। सेकंड जो टर्म है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखो जरा, पोल को हमने क्या बोला, स्फेरिकल मिरर्स का जो सेंटर है वो पोल है। अब देखो आपको पता है कि स्फेयर जो होता है ना, एक स्फेयर बॉल, उसका भी कोई एक सेंटर रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मिरर अगर है ऐसे, मैं इस पर सिल्वरिंग नहीं कर रही हूँ, क्यों नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमको पता है कि दोनों मिरर के लिए मैं एक ही साथ बता रही हूँ। अगर सिल्वरिंग इस साइड है तो वो कॉनकेव है और अंदर की साइड है तो वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिफाइन करना है तो मैं डेफिनेशन क्या बोलूंगी, द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर, ध्यान से सुनना, द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फेयर का, जो स्फेयर हमने शुरू में लिया था और उस स्फेयर से तोड़कर हमने जो मिरर बनाया था, उसी स्फेयर का सेंटर जो है उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब मिरर ये है, ठीक है, और ये कोई ऐसे एक स्फेयर का पार्ट रहा होगा, कोई ऐसे स्फेयर रहा होगा जिससे हमने तोड़ के ये मिरर बनाया, ठीक है। उस स्फेयर का सेंटर जो होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और डिनोट इसे करेंगे सी से। समझ लो, मिरर एक स्फेयर का पार्ट रहा होगा, ठीक है, एक स्फेयर था ग्लास का टुकड़ा, उसका पार्ट मिरर रहा होगा जहां से हम उसको तोड़ के लाए थे। उस स्फेयर का सेंटर जो है उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये पार्ट है मिरर, उसको मैंने ऐसे इमेजिनरी वो बना दिया, इसका ऐसा एक रहा था पहले जहां से हम तोड़ के लाए थे, उसका सेंटर जो है उससे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है ये दो। थर्ड जो चीज है, इसी डायग्राम में मैं आगे बताती हूँ। थर्ड जो चीज है, टॉपिक है, वो है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है मिरर के अंदर, दोनों के लिए सेम ही रहेगी। हम लोग दो चीज डिफाइन कर चुके हैं अभी, एक तो हमने डिफाइन किया है पोल, एक हमने डिफाइन किया है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये तुम्हारा मिरर है, इधर इसका पोल है, इधर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या बोलेंगे, द इमेजिनरी लाइन, सुनना ध्यान से, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। वो इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करती है, लाइन, ये है वो लाइन, ठीक है। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ, दोनों के लिए बात कर रही हूं मैं, दोनों मिरर्स कॉनकेव और कॉन्वेक्स, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों के अंदर ही पोल होगा, दोनों के अंदर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो उसको ज्वाइन करने वाली लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। थर्ड क्लियर है। फोर्थ डेफिनेशन जो हमें देखनी है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, अभी अपन ने ना वो स्फेयर की बात करी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन जो है ना सेम वैसे ही कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर की है। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन में हमने क्या बोला, द सेंटर ऑफ दैट स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। जिस स्फेयर का मिरर टुकड़ा है या पार्ट है, उस स्फेयर के सेंटर को हमने क्या बोला, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और उसी स्फेयर का कोई रेडियस भी होगा ना, तो उस स्फेयर के रेडियस को हम क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन हम क्या, मतलब क्या है, ये देखो ये वो स्फेयर है, ये देखो डायग्राम में ये मिरर है और ये वो स्फेयर है जिससे हम तोड़कर मिरर को लाए थे। तो इसका सेंटर को तो हमने बोल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका जो ये डिस्टेंस है, ये रेडियस, इसको हम क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको डिनोट करेंगे हम आर से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बोलेंगे, द रेडियस ऑफ दैट स्फेयर, उस स्फेयर का रेडियस ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर है डेफिनेशन। ये 4 डेफिनेशंस हैं। इसके अलावा आखिर में आपकी बची हैं 2 और डेफिनेशंस, उसे हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आखिर की 2 डेफिनेशंस और देखिए। अभी तक अपन ने क्या क्या देख लिया, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस। 2 पॉइंट्स और बचे हैं, 4th था, अभी 5th डेफिनेशन है फोकस। ठीक है, और 6th डेफिनेशन हम देखेंगे फोकल लेंथ। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, फोकस और फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखिए फोकस और फोकल लेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये आपका मिरर है, दोनों मिरर के लिए अलग अलग हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बात कर रही हूं, ये कौन सा मिरर है, इसमें सिल्वरिंग हमने की है आउटर साइड में और रिफ्लेक्शन हम करवाएंगे इनर साइड में। ये मिरर है कॉनकेव मिरर। ठीक है, इसके जितना अभी इस मिरर के अंदर अभी तक अपन ने 4 जो चीजें डिफाइन कर ली है उसको मार्क कर देते हैं। तो पहली चीज क्या, पोल, ये रहा पोल, फिर यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इससे ड्रॉ करी हमने लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब देखिए हमें फोकस को डिफाइन करना है। फोकस को कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए जब हम रिफ्लेक्शन करवाएंगे ना, मिरर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे और रिफ्लेक्शन करवाएंगे लाइट से, तो क्या होगा ना, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, जब भी इन्फिनिटी डिस्टेंस से रेज आती है ना, इन्फिनिट डिस्टेंस का मतलब क्या है, बहुत दूर से, मतलब मान लो सन या मून, उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, वहां से जब भी रेज आती है ना, वो हमेशा क्या आती है, पैरेलल आती है, हमेशा पैरेलल आएंगी उन रेज में, कभी वो ऐसे ऐसे क्रॉस करती हुई नहीं आएंगी, वो एकदम पैरेलल रेज आएंगी। ठीक है, और अभी फोकस के लिए मैं क्या बोल रही हूँ, जब भी कभी ऐसा होगा कोई रे ऐसी आएगी जो कि, ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई रे मिरर को स्ट्राइक करेगी तो हमेशा हमेशा वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी, चाहे कहीं से भी लिया हो आप, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है रे, ये देखो फिर ये एक में कोई रे लाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक और रे लाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये भी एक और रे लाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब भी जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो हमेशा हमेशा एक फिक्स पॉइंट को पास करेंगी, मतलब उसी पॉइंट से पास करेंगी रिफ्लेक्शन के बाद, कहीं और से नहीं जाएंगी, ये फिक्स है, ये याद कर लो ये चीज कि हमेशा वो एक फिक्स पॉइंट से ही पास करेंगी। ये वो फिक्स पॉइंट है जहां से वो पास कर रही है, पहली रे यहां से करी, दूसरी भी इधर से करेगी, तीसरी भी इधर से करेगी और चौथी भी इधर से करेगी। ये जो फिक्स पॉइंट हम बोल रहे हैं ना, जहां से हमेशा वो पास करेगी, उस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस और डिनोट करते हैं उसे एफ से। ठीक है, तो फोकस को कैसे डिफाइन करोगे, ये तो मैंने बनाया कॉनकेव लेंस के अंदर, अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। एक चीज और ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, क्यों कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, इस डायग्राम को देखकर ही आपको समझ में आ रहा हो। कन्वर्ज मतलब क्या है, इकट्ठा करना है ना, तो यहां पर रेज जो है वो सब ऐसे ऐसे आ रही थी और वो किसी एक पॉइंट पर आके इकट्ठी हो गई। ठीक है, तो ऐसा मिरर जो जितनी भी रेज उसके ऊपर स्ट्राइक हो रही है उन सब रेज को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है या एक ही जगह पर इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। और जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होगा ना,
इसे बोला जाता है डाइवर्जिंग लेंस। क्यों डाइवर्जिंग लेंस? इसी का उल्टा हो जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, क्यों डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं? इसको बोला था कन्वर्जिंग, क्यों बोला? क्योंकि एक पॉइंट पे इकट्ठा कर रहा है, ये उसका उल्टा काम करेगा। अगर रेज आ रही है, उनको इकट्ठा करने की जगह ये दूर भेज देगा। ऐसे रेज आ तो ऐसे रही थी और वो चली जाएंगी ऐसे, इसलिए बोला डाइवर्जिंग लेंस। और कॉनकेव में क्या हो रहा था, रेज ऐसे आ रही थी और उनको एक पॉइंट पर ऐसे इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में डिफरेंस। तो अभी मैंने फोकस, ये मैंने चीज इसलिए बताई है क्योंकि अब जब मैं रे डायग्राम बनाऊंगी तो आप देखना डिफरेंस। इसमें क्या हुआ था, पैरेलल आई और फोकस से डायरेक्टली पास कर गई क्योंकि वो कन्वर्ज हो रही है। अब यहां पर कैसे पास करेगी, यहां तो वो कन्वर्ज होती ही नहीं है। मैंने बोला कॉन्वेक्स लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, मिरर, सॉरी ये मिरर है, लेंस नहीं। हाँ, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर है, इसका मतलब वो एक पॉइंट पर उसको इकट्ठा करेगा ही नहीं ना रेज को। तो फिर कैसे हम बोल रहे हैं कि वो एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा? कैसे हम फोकस को, हम लोगों ने कॉनकेव में तो डिफाइन कर दिया, कॉन्वेक्स में कैसे डिफाइन करेंगे जब वो एक पॉइंट पर इकट्ठा होएगा ही नहीं? इसका नाम ही डाइवर्जिंग मिरर है। तो जरा ध्यान से देखना, पहले मैं जरा बाकी चीजें डिफाइन कर लूँ जो हम पहले अभी तक पढ़ चुके हैं। इस मिरर के अंदर पोल ये रहा, ठीक है, हो गया। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, सी, हो गया। इसको मैंने ज्वाइन करने वाली लाइन जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लाइट कहाँ से आएगी, रेज कहाँ से आएगी? इधर से तो आएगी नहीं, यहाँ सिल्वरिंग की हुई यहाँ से आएगी। तो हमने क्या बोला था फोकस की डेफिनेशन के अंदर कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन आ रही है तो वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगी। लेकिन डाइवर्जिंग लेंस में वो फिक्स, डाइवर्जिंग मिरर के अंदर वो फिक्स पॉइंट से पास नहीं कर सकती क्योंकि ये तो डाइवर्जिंग मिरर है, ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता ही नहीं है, तो दूर भेज देगा। तो ये क्या करेगा ना, ऐसे कर देगा, यूं ऐसे रेज आ रही थी, इसको इधर की तरफ दूर भेज, देखा, देख रहे हो, रेज आई ऐसे और उनको ऐसे डाइवर्ज कर दिया, दूर भेज दिया। अभी इसमें देखो, रेज आई ऐसे और चली जाएंगी दूर। अब हम कैसे बोले यहाँ पर कि फोकस कहाँ है? यहाँ तो किसी फिक्स पॉइंट से पास कर ही नहीं रही, उल्टा वो तो पीछे की तरफ चली गई, दूर चली गई। पॉइंट पे आना तो बहुत दूर की बात, वो दूर चली गई है। तो हम यहाँ हम फिक्स पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, ये पास एग्जैक्टली कर नहीं रही है, पर अगर हम इसको दोनों रेज जो रिफ्लेक्टेड रेज है उन दोनों रेज को हम पीछे प्रोड्यूस करें, रियल और वर्चुअल इमेज में याद करो हमने क्या बोला था, अगर रिफ्लेक्टेड रेज नहीं मीट कर रही किसी पॉइंट पे तो मीट करवाओ, जबरदस्ती करवाओ बैकवर्ड डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके। ठीक है, तो इनको भी हम पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे, यहां किया और इसको भी यहां किया। तो ये दोनों ही जब इनको पीछे प्रोड्यूस किया हमने, ये दोनों ही एक फिक्स पॉइंट से पास कर रही थी। उस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? फोकस। पास कर नहीं रही, एक्चुअली हमने करवाया है। तो फोकस की डेफिनेशन इन दोनों केसेस को जो हमने अभी स्टडी किया, दोनों को कंबाइन करके अगर मुझे बोलनी हो तो मैं क्या बोलूंगी? व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक्स पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द मिरर, ठीक है, जब मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके वो स्ट्राइक करेंगी, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। ये तो मैंने किसके लिए बोला? कॉनकेव के लिए। पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट और अपीयर्स टू पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट। यहां पर पास हुआ नहीं है, लग रहा है, अपीयर्स टू पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड दैट फिक्स पॉइंट इज नोन एज फोकस। एक बार और सुनो, व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक्स पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन द मिरर, द लाइट रेज passes थ्रू अ फिक्स पॉइंट और appears to pass through a fixed point and that fixed point is known as focus. क्लियर है? ये फोकस की डेफिनेशन हो गई आपकी। अब फोकल लेंथ की डेफिनेशन के लिए हम क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ को डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, ठीक है, ये कैपिटल एफ पॉइंट और डिस्टेंस जो होगी उसको हम स्मॉल से डिनोट करते हैं हमेशा, ठीक है। अब देखो फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट अपने को मिल चुका है ना, फोकस मिल चुका है। अब देखो
पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस जो है ना, ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस is known as focal length. क्लियर है? ये हमने सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो पढ़ ली है स्फेरिकल मिरर्स की। ये इसलिए पढ़नी जरूरी थी क्योंकि हम लोग, जो मैंने बोला था ना आपको कि प्लेन मिरर के अंदर एक ही केस है, मतलब कितने भी डिस्टेंस पर रखो आप ऑब्जेक्ट को, सेम ही चीज आने वाली है, वही तीन तुम्हारे प्रॉपर्टीज रहेंगी इमेज की। साइज भी सेम रहेगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी हमेशा इमेज, चाहे कितने भी डिस्टेंस पर रख लो आप ऑब्जेक्ट को, कहीं उससे पोजीशन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इमेज के प्रॉपर्टीज पर। यहाँ ऐसा नहीं होगा। स्फेरिकल मिरर्स के अंदर अगर आप इस पॉइंट पर रख रहे हो ऑब्जेक्ट को तो अलग प्रॉपर्टीज आएंगी इमेज की, यहाँ रख रहे हो तो अलग आएंगी। पोजीशन के हिसाब से, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसके हिसाब से इमेज की प्रॉपर्टीज जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेंगी। क्लियर है आप लोगों को? यहां तक अपन ने पढ़ ली है टर्मिनोलॉजी। इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है? इसके बाद में जो एक टॉपिक हमको कवर करेंगे हम लोग, अभी भी हम लोग डायरेक्ट रे डायग्राम्स पे नहीं आएंगे, ये हम लोग रे डायग्राम जो शुरू करेंगे ना आगे, उसका हम बेस बना रहे हैं पूरा। ठीक है, तो जो रे डायग्राम्स हम लोग शुरू करने वाले हैं उनका बेस ये, एक तो अपन ने टर्म्स पढ़ लिए सारे, अब रे डायग्राम्स के लिए कुछ रूल्स हमें पढ़ने हैं कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पे जब लाइट रे स्ट्राइक करेंगी किधर से कहीं से, तो उसके लिए रूल्स क्या होंगे। ठीक है, तीन रूल्स आपको इसके लिए देखने हैं, और एक ध्यान रखिएगा, ये तीन रूल्स अगर आपने याद कर लिए तो आगे जो हम रे डायग्राम्स बनाएंगे, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस होंगे रे डायग्राम के, कॉन्वेक्स के 2 होंगे। अगर ये रूल्स आपको याद रह गए तो आपको कोई भी रे डायग्राम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको बस क्या करना है, 2 रेज दिखनी है और वो उनके ऊपर वो रूल्स लगा देने। रूल्स लगने के बाद आपको अपने आप नेचर, पूरा नेचर, साइज, डिस्टेंस सब दिख जाएगा ऑब्जेक्ट, इमेज का। ठीक है, बस ये बेसिक 3 रूल्स देखकर अभी आज हम क्लास को वाइंड करेंगे, तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में हमारे रे डायग्राम्स पढ़ेंगे। रूल्स फॉर रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर। देखिए 3 रूल्स है, बेसिक रूल्स। एक रूल तो एक्चुअली हम पढ़ ही चुके हैं, पहला रूल जो मैं बताऊंगी अभी आपको वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने जो फोकस की डेफिनेशन में जो रूल देखा था वही रूल है एक्चुअली। देखिए क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए मैं दिखाऊंगी। ये कॉनकेव मिरर ले रहे हैं हम, ये कॉन्वेक्स मिरर ले रहे हैं। कॉनकेव, ये है कॉनकेव और ये है कॉन्वेक्स। देखिए 3 रूल्स है, दोनों के लिए हम लोग पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर की बात करें, पहला रूल, यहां पर सारे हम टर्म्स बना दें। ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। यहां पर भी ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। ठीक है, तो पहला रूल जो अपन फोकस की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे आएगी तो वो हमेशा फोकस से पास करेगी। रूल नंबर 1, उधर भी यही रूल देखते हैं, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, कॉन्वेक्स के अंदर डायरेक्टली पास नहीं कर रही थी, अपीयर्स टू पास, तो मतलब वो जाएगी ऐसे, लेकिन जब हम उसको प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ तो वो फोकस पर आएगी। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल इसका उल्टा है। अभी अपन ने क्या बोला, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास कर रही है। सेकंड रूल में क्या होगा, फोकस से आ रही है, देखो ऐसे फोकस से आ रही है, इंसिडेंट कहां से हो रही है, फोकस से, और रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आ रही फोकस से थी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो गई। तो सेकंड रूल क्या बोलता है, अगर कोई लाइट रे फोकस से पास होकर इंसिडेंट कर रही है मिरर पे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। यहां पर
फोकस इस साइड है तो फोकस से एक्चुअली वो आ नहीं रही, वो अपीयर कर रही है कि वो फोकस से आ रही है। देखिए ऐसे फोकस पे, अब ऑब्वियसली बात है मिरर तोड़ के तो वो फोकस में जाएगी नहीं, पर अगर हम इसे इमेजिनरी इसको ऐसे प्रोड्यूस करें ना पीछे की तरफ, तो ऐसा लग रहा है हमें कि फोकस पे ही आ रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये है रूल नंबर सेकेंड। आखिरी रूल क्या बोलता है? आखिरी रूल ये है, अगर ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर, आखिरी रूल, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आ रही है ऐसे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते वापस चली जाएगी। ऐसे आई थी तो ऐसे ही वापस चली जाएगी, अपना पाथ चेंज नहीं करेगी, वो 180 डिग्री के एंगल पे उसी वे पे उसी पाथ के ऊपर वापस ट्रैवल करेगी रिफ्लेक्शन के बाद। तो यहां से आई थी ऐसे, देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके ऐसे यहां से आई थी और ये ऐसे ही वापस चली जाएगी। क्लियर है? यहां पर भी सेम चीज होगी। अगर वो हमें ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे आ रही है ऐसे, ये देखो ये लाइट रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मैं एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास कर नहीं रही, पर हमने जब प्रोड्यूस किया तो हमें लग रहा है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। तो अब जब वो ऐसे आएगी तो उसको जब वापस जाना होगा तो वो उसी रास्ते जाएगी। तो बस ये चीज ध्यान रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट रे इंसिडेंट कर रही है पास होके या अपीयर होके, तो वो उसी रास्ते वापस चली जाएगी, अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी, जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते रे वापस चली जाएगी। ये 3 रूल्स आपको ध्यान रखने हैं। ये 3 रूल्स अगर आपको याद हो जाते हैं तो आपको रे डायग्राम्स जो आगे हम 6 या 5 केस पढ़ेंगे, 6 केस और 2 केस कॉन्वेक्स के, वो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। इन रूल्स को मतलब 3 में से कोई 2 रूल्स आपको जो अच्छे लगे वो लगा दो बस रे डायग्राम में, और वो अपने आप से आपको देखोगे कि अपने आप आपको दिखाई देंगे। अब कैसे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पर क्लास को वाइंड अप करते हैं। आज हम लोगों ने प्लेन मिरर का देखा, उसके बाद में कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर की टर्मिनोलॉजी, 6 टर्मिनोलॉजी थी वो पढ़ी है। उसके बाद में ये रूल्स की रे डायग्राम बनाते समय हमें कौन कौन से रूल्स को ध्यान रखना है, उन रूल्स को फॉलो करके हम लोग रे डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको ढंग से याद रखना है ताकि नेक्स्ट क्लास में कोई दिक्कत नहीं हो। ये सब याद रहेगा तो नेक्स्ट क्लास बहुत ईजी रहेगी। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक हम कंप्लीट क्लास को रिवाइंड करते हैं, और इसके बाद आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।